आज हम आपके लिए एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जिनसे आप पक्का रिलेट करते होंगे अपनी लाइफ में, बट आपने शायद उनको कभी देखा नहीं होगा कैमरे के ऊपर। लेट्स से आज आपके पास जो भी है, द एम्पायर दैट यू हैव बिल्ड, ओसवाल बुक्स, जो कुछ भी है, इफ यू लॉस्ट इट टुडे, तो हाउ वुड यू स्टार्ट अगेन एंड व्हाट वुड यू डू? I sold tickets, I checked tickets, I worked there for 4 months. कॉम्पिटिटर्स के बारे में आपका क्या कहना है सर? जी हम ज़्यादा देखते नहीं हैं उन्हें, रियर व्यू मिरर में कभी कभी दिखते हैं। तो हम काज ऊपर कर लेते हैं। बस उतना ही देखते हैं जितना ज़रूरत है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो आपने बकायदा हमारे लिए एक कार भिजवाई थी और बढ़िया हम फॉर्च्यूनर में बैठ के आए थे। इस बार आपने कैब में हमको निपटा दिया सर, तो कुछ भूल चूक हुई हो तो ज़रा बताइए ना हमें, मतलब हमें। Which of these life processes of an organism helps in the growth of its population? ये तो सर बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। मेरे 3 बच्चे हैं, रिप्रोडक्शन। Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to क्लास के बाहर presented by ओसवाल बुक्स। और आज का पॉडकास्ट एज यूजुअल बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बट आज हम आपके लिए एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जिनसे आप पक्का रिलेट करते होंगे अपनी लाइफ में, बट आपने शायद उनको कभी देखा नहीं होगा कैमरे के ऊपर। तो हम बड़ी रिक्वेस्ट करके उन गेस्ट को आपके सामने लेके आए हैं। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, ऑल गुड। तो आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी? हमने आपको स्क्रिप्ट भेजी? आई थिंक मेरी टीम ने मुझे कुछ व्हाट्सएप तो किया है। वो जो स्क्रिप्ट थी वो यही है सर? एक सेकंड बताना मुझे। नहीं तो ये स्क्रिप्ट है ना? हाँ ठीक है। तो सर ये तो फाड़ दिया हमने। ठीक है सर अब हम बिल्कुल रॉ रखेंगे। रॉ रखेंगे। हमने सर बस भेजी थी ताकि आप प्रिपेयर कर लें, ताकि हम आपको यहाँ पर रॉ क्वेश्चंस पूछ पाए। ताकि हम आपको वो पूछें जो हमने आपको नहीं तो दिया। ये अच्छा हुआ कि मैंने अभी तक वो डॉक्यूमेंट खोल के पढ़ा नहीं था। सर बिल्कुल हम जैसे कि आपकी बुक से जनरली क्या होता है कि जैसे जब मैं पढ़ता था तो मेरे लिए तो सर बहुत ऐसा एक्साइटिंग है क्योंकि मैंने भी ओसवाल बुक से पढ़ाई की है और मेरे उसमें से मार्क्स आ जाते थे। तो अब ऐसा होना चाहिए कि आपको वो चीज़ ना मिले प्रिपेयर्ड, जैसे आप बच्चों को प्रिपेयर करके दे देते ऑलमोस्ट। तो सर अभी आपकी डेली लाइफ में रूटीन कैसा है, मतलब आपका पूरे दिन में क्या क्या, क्योंकि अब आप ओसवाल बुक्स के फाउंडर हैं तो ऑफकोर्स आपका डे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो हमको वही आपके दिन में घुस के देखना है कि आप शुरुआत से लेके एंड तक दिन में क्या क्या करते हैं। जी ऐसा नहीं है कि मैं ओसवाल बुक्स का फाउंडर हूँ तो कोई मेरा दिन बहुत डिफरेंट होता है, बट आई विल टेल यू व्हाट आई डू। सो आई गेट अप इन द मॉर्निंग अराउंड 7, आई डू ग्रैटिट्यूड, आई ट्राई टू मेडिटेट इन द मॉर्निंग, some form of exercise. I get to the office around 9:30. The first half of the office time is for me, where I do my own thinking, my own work, and second half is full of meetings. Okay. In the evening, I try to go for a jog with my elder daughter, and then 2 hours time with my younger kids. रात को आधा पौन घंटा बुक पढ़ना या टीवी देखना तो ज़रूरी है सोने से पहले. I am trying to now sleep earlier. I try to go to bed by 11 and that has really helped me. But फिर भी हफ्ते में 1-2 बार पार्टीज हो जाती हैं, लेट नाइट हो जाता है। कौन सी बुक्स पढ़ते हैं सर आप? आजकल चल रही है आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। उससे सर कुछ बताइए हमको, क्या अभी तक आपने क्या पढ़ा? मैं इसलिए पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सर अपनी बुक पढ़ते होंगे। फाइनल है सर? तो रात में सर बैठ के पहले फाइनल असल आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली इज़ एन अमेजिंग बुक। उसमें ना 99 फॉल्ट्स बताएं जो हमारी थिंकिंग के साथ होते हैं। बहुत सारी हमारी थिंकिंग में बायसेस होते हैं, उसके बारे में वो बुक है। वेरी स्मॉल चैप्टर्स बट ईच चैप्टर इज़ अ कम्प्लीटली न्यू लेसन। तो आई एम लविंग दैट बुक। आई ट्राई टू रीड 4-5 स्मॉल चैप्टर्स एवरी डे बिकॉज उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड करना और रिटेन करना एक दिन में मुश्किल है। मतलब आप भी ऐसा मानते हैं कि एक साथ सारे सैंपल पेपर नहीं करने चाहिए? करेक्ट, एब्सोल्युटली। आप चाहो कि एक ही दिन में 5 करूँगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक करो, उसका रिजल्ट देखो, फिर वो प्रिपरेशन थोड़ी सी और करो एंड देन कम बैक एंड डू द सेकंड वन। करेक्ट। इट्स ऑलवेज सो गुड टू बी है ना सर। मतलब लास्ट टाइम जब हम आए थे तो आपने बकायदा हमारे लिए एक कार भिजवाई थी और बढ़िया हम फॉर्च्यूनर में बैठ के आए थे। इस बार आपने कैब में हमको निपटा दिया सर, तो कुछ भूल चूक हुई हो तो ज़रा बताइए ना हमें। मतलब हमें एयरपोर्ट से बाहर आके टैक्सी ढूंढनी पड़ी सर। मुझे फील इस बार थोड़ी कम आई सर। आप कहाँ भूल चूक रह गई बताइए सर। इसको अलग से बात कर लेना इससे आप। आगरा एयरपोर्ट ना यूनिक है इंडिया में। आगरा एयरपोर्ट तक प्राइवेट कार्स जाना अलाउड नहीं है। एज यू नो, यू विल हैव टू कम आउट इन अ बस एंड हेंस देयर इज दिस स्पेशल टैक्सी कंपनी जो एयरपोर्ट से पिक कर सकती है। दैट्स व्हाई द एक तो टैक्सी। सर ने अंदर तक टैक्सी भिजवाई। सर ने टैक्सी भिजवाई, और सॉरी। तुमको गाड़ी में आना है। सॉरी सर। सर बुक बनाने का प्रोसेस कैसा होता है? मतलब ब्रीफ में अगर हम बताएं तो कि
एक जो बुक, जैसे आप मार्केट जाते हैं, हमको इतनी सारी बुक्स मिलती हैं, बट वो हर एक बुक के पीछे बहुत भयंकर रिसर्च होती है, बहुत सारा थॉट प्रोसेस होता है, पूरी टीम लगी हुई होती है। तो इन प्लेन वर्ड्स एक ओसवाल की जो बुक होती है उसको बनाने की क्या प्रोसेस है? जी, ओसवाल में जो हमारा प्रोसेस है वो उसमें 50% टाइम हमारा जाता है अराउंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। वी बिलीव जो हम आधा टाइम इसमें समझने में लगाते हैं कि स्टूडेंट्स की नीड कैसे है और वो कैसे बुक को यूज़ कर रहे हैं। जैसा आप दोनों को पता है, मार्केट में 100 से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है एंड एक स्टूडेंट कितनी बुक्स ले, स्टूडेंट को पूरी तैयारी करनी है, पर अनलिमिटेड टाइम उनके पास नहीं है कि आप उन्हें बहुत सारा मटेरियल दे दीजिए। और एक स्टूडेंट पढ़ना कैसे चाहता है, वो पुराना ज़माना गया जब एक बुक का एक फॉर्मेट हुआ करता था और टीचर उसी से पढ़ाते थे और बच्चे उसी स्टाइल से पढ़ते थे। अब बच्चों का अपना एक तरीका है एंड दिस वे इज़ चेंजिंग एवरी ईयर। अब जो चेंज है बच्चों के पढ़ने के तरीके में, उसका भी रेट बहुत जल्दी से बदल रहा है। हमारा 50% टाइम ये समझने में कि बच्चों को क्या चाहिए, कितना चाहिए, जिससे वो मिनिमम टाइम में अपनी लर्निंग को सिंप्लीफाई कर ले। यू नो, दैट इज़ द मेन थिंग। Once we are clear on that blueprint, that how will this book like and it will be most beneficial for the students, then our team works with top authors to get them on board of this blueprint, because now they are the ones who will create this book. तो उन्हें ये blueprint अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, उनका alignment भी होना चाहिए इससे। Once that is done, then the editorial process begins. They write the books, we get them typed, we get them checked by another expert. The authors again review it. उसके बाद फिर हमारे यहाँ subject matter experts check करते हैं। तो after this 4-5 rounds, the book goes to print. And you know, कितनी भी हम लोग कोशिश कर लेते हैं, पर minor errors फिर भी रह जाती हैं, बट वो coming editions में बिल्कुल ठीक हो जाता है। बट हमने देखा है, हमें भी स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है जब कुछ छोटी मोटी गलती होती है, बट दैट फीडबैक इज़ ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। वो लोग जो फीडबैक देते हुए कि बुक बहुत अमेजिंग है, इसमें एक ये छोटी सी गलती है। सो दैट इज़ वेरी नाइस टू नो। यस, करेक्ट सर। सर इसमें एक चीज़ बहुत, मतलब हम भी बहुत ये चीज़ देखते हैं, फेस करते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि एवरीवन नाउ वांट्स फॉर फ्री। कि किताब है तो आप उसकी ई बुक क्यों नहीं दे देते, या कोर्स है तो आप उसको फ्री में क्यों नहीं दे देते। सो आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर पेड प्रोडक्ट, लाइक व्हाट, अगर मैं एक ओसवाल की बुक खरीद रहा हूँ, वाई कैन आई नॉट रीड अ PDF ऑन द इंटरनेट रैदर देन परचेसिंग अ फिजिकल कॉपी। तो क्या फ़र्क है, क्या वैल्यू है? सी देखिए क्या है, गूगल GPT इसके बाद अब इन्फॉर्मेशन की पर से कोई परसीव्ड वैल्यू नहीं रह गई है। हमें आदत है सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, वेदर इट्स गूगल, GPT और यूट्यूब। करेक्ट सर, सॉरी टू ब्रेक, परसीव्ड वैल्यू थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताइए एक बार हमारी ऑडियंस के लिए। परसीव्ड वैल्यू मतलब सामने वाले को उसकी कितनी वैल्यू लगती है। किसी चीज़ की वैल्यू होना इज़ रियलिटी और उसका परसेप्शन कितना है। लेट्स से जब आप एयरपोर्ट पे एक समोसा लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 200 रुपये, पर आपके माइंड में परसीव्ड वैल्यू उसकी 20 रुपये ही होती है। दैट इज़ वाई इट पिंचेस यू। करेक्ट। तो इंफॉर्मेशन a lot of times people expect for free these days, which is absolutely fine. बट ये भी हमने देखा है, बहुत सारे बच्चे फ्री में PDF ढूंढ लेते हैं, हमारी बुक्स की भी और बुक्स की, बट दे डू नॉट स्टडी फ्रॉम इट। वो उसे देख के डिसाइड करते हैं कि ये बुक खरीदनी है। तो पढ़ने के लिए जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो अभी PDF से रिप्लेस नहीं हो रहा है। और अगर कोई PDF ले भी रहा है तो उसको पूरा प्रिंट करना पड़ता है, विच टर्न्स आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव दैन द बुक इटसेल्फ। Introduce us, sir. That's my second daughter Pranaya. She is in grade 2. She's 7 years old. Yes. अभी कौन सी क्लास जा रही हूँ? I think she goes to a singing class. Okay. दुआ जैन। She's a big fan of Dua Lipa. Yes. वाह, आपने कॉन्सर्ट देखा था मुंबई वाला? हाँ जी, I was lucky enough to be there. Yes. ओह अमेजिंग, कैसा लगा था? बहुत बढ़िया। आप ऐसे थोड़े पर्सनली कैसे हैं, मतलब हमको थोड़ा ना, आई जस्ट वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ कि आप बस धीरे धीरे खुले हमारे साथ साथ कि आप पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, मतलब यू लाइक पार्टिंग एंड ऑल, यू लाइक एंजॉइंग एंड ऑल, या फिर आप थोड़े बहुत ऐसे? नहीं जी, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ जी। मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है, कॉन्सर्ट्स का, घूमने का, मूवीज़ का, वीडियो गेम्स का। तो यस। कौन सी मूवीज़ देखना पसंद कर सबसे ज़्यादा आप? तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड में सिलेक्टेड जो बढ़िया आती हैं, क्योंकि अब बहुत सारा क्रैप भी आता है। हॉलीवुड में भी सिलेक्टेड, यू नो,
यस। तो सर अभी आप साउथ की मूवीज़ देखते हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है? नहीं, मुझे उनका टेस्ट नहीं लगा। मतलब आपको मूवीज़ देखने का ऐसा है कि लाइट वेट मूवी देखनी है, या यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, या आपको फिल्मोग्राफी बहुत पसंद है किसी चीज़, मतलब आप मूवीज़ कैसे सिलेक्ट करते हैं? See, the story and the direction has to be amazing. Then I love comedy, I love thriller, I love science fiction, I love action. But the story and the direction has to be wonderful. Otherwise, उस जॉनर की कोई भी पकड़ के देख ली, ऐसा नहीं है। आपका फेवरेट हॉलीवुड डायरेक्टर कौन सा है? आई वुड से, कट करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, वो करेक्ट। मेरे को लग ही रहा था वो बोलोगे। करेक्ट। नहीं, पर मैं कट नहीं करूँगा। तो मेरा फेवरेट है क्वेंटिन टैरेंटिनो। ऑलराइट। किल बिल आपने सुनी होगी। सर बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे भी 2-3 साल पहले की जनरेशन से यू एंड योर टीम हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ। कभी ना कभी उसने, हो सकता है उसके पास में बहुत सारी किताबें रही हों, बट एटलीस्ट एंड में जाके या किसी ना किसी पॉइंट पे हर एक बच्चे ने ओसवाल की कोई बुक तो यूज़ की होगी। करेक्ट। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी स्कूल लाइफ के बारे में हमको बताएं कि हाउ वाज योर स्टूडेंट लाइफ, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, आप कैसे स्टूडेंट थे? सी, अंटिल ग्रेड 6-7 आई वाज अ वेरी नॉर्मल स्टूडेंट। ज़्यादा शैतानी नहीं करता था, पर फिर अच्छे दोस्त बने, उन्होंने मेरा डेवलपमेंट कराया। तो क्लास 7 से लेके 12 तक आई वाज अमंग्स द टॉप 3 नॉटीएस्ट किड्स इन द स्कूल। पर उसका एक फ़ायदा होता है, एवरी टीचर न्यू मी पर्सनली, द प्रिंसिपल न्यू मी पर्सनली। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को तो हर महीने इनवाइट किया जाता था स्कूल मिलने के लिए, तो उन लोगों की भी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी प्रिंसिपल से। पीटीएम, अपार्ट फ्रॉम पीटीएम? हाँ, पीटीएम के अलावा। करेक्ट। क्या सर सबसे वर्स्ट मिसचीफ क्या किया आपने स्कूल में? वो तो अब बताने लायक नहीं है। सेकंड बेस्ट। ऐसी जो बताने लायक है, चलो मैं 55th बताता हूँ, वो बताने लायक है। नहीं, बताने लायक ये एक हमारे सर थे, तो 11th में हम लोगों ने कुछ नॉटीनेस करी होगी, तो वो आए, उन्होंने हम 6 लोगों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। हमने पूछा क्या हुआ, बोले आप बाहर ही रहिए। पूरी क्लास उन्होंने कंटिन्यू करी। फिर नेक्स्ट डे भी उन्होंने यही करा, थर्ड डे भी यही करा। तो फोर्थ डे हम 6 लोग खुद ही बाहर जाके खड़े हो गए थे पहले ही। इस पे वापस हमसे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, फिर उन्होंने गुस्से में हमें क्लास के अंदर बैठा दिया। सर आप हैं असली क्लास के बाहर मतलब। सर एक और मेरी वो थी कंप्लेंट कि जैसे मैंने स्वेटर बुलवाए थे तो वो सही नहीं निकले सर, वो रिटर्न करवाना है मुझे ओसवाल के। नहीं, तो ओसवाल के स्वेटर का हमसे कोई रिलेशन नहीं है। सर आधे लोगों को तो यही लग रहा। मैं तो वही पूछ रहा था, आपने ये स्वेटर कौन सी कंपनी की पहनी हुई है? मतलब मुझे कब आपने बिजनेस शिफ्ट किया अपना कि हम स्वेटर छोड़ के बुक्स बनाएंगे अब? तो ओसवाल स्वेटर जो होते हैं वो ओसवाल वोलन मिल्स एक लुधियाना की कंपनी है, उनका हमसे कोई रिलेशन नहीं है। बट आई थिंक हम सब सेम जगह से आते हैं, इसलिए उनका भी नाम ओसवाल है, हमारा भी ओसवाल है। तो आपकी कभी उनसे बात नहीं हुई? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई। एक बार मैं लुधियाना गया था, तो वहाँ पे शायद बचपन में स्वेटर खरीद के लाया हूँ। यस। ऑलराइट ऑलराइट। सर आपके बच्चे कौन सी क्लास में? My eldest daughter Prashasvi, she's in grade 11. Pranaya, you just met, she's in grade 2. And my youngest kid Prithvi, he is in play school right now. ओके, तो आप सर उनको, उनके लिए कौन सी बुक्स लेते हैं? जैसे आप जाते होंगे स्टेशनरी पे तो कोई बुक आप बोलते होंगे कि मुझे इस पब्लिशर की किताब चाहिए। तो अब क्या है, मुझे जाना नहीं पड़ता। पृथ्वी के लिए तो यहीं पे रहती हैं बुक्स। ओसवाल की लिटिल लेजेंड से पढ़ता है वो। ओके। प्रशस्वी ऑब्वियसली ओसवाल बुक से पढ़ती है, क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर्स। एंड बाय द वे बुक से 93% मार्क्स आए उसके 10th में। सर हैं पीआर ट्रेंड। सर है पीआर ट्रेंड, और सर को इसका इनवॉइस अलग से मिलेगा। प्रणया गोज टू ग्रेड 2, वो में जो बुक्स मिलती हैं उससे पढ़ती है। यस। ओके, तो इससे थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन है, यू कैन चूज नॉट टू आंसर, बट मेरा मतलब हमने पिछले गेस्ट से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहा था कि हाउ डू यू फील, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, बट हाउ डू यू फील कि आपके पेरेंट्स ने जो आपकी पेरेंटिंग की है वर्सेस आप जो अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? आई थिंक बहुत डिफरेंस है। अब कॉमन बहुत कम बचा है। मेरी जब मतलब मम्मी और पापा दोनों की पेरेंटिंग का स्टाइल फ़र्क था। मम्मी मुझे हमेशा कहती थी पढ़ाई करो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, अच्छे मार्क्स लाओ। जो मैंने 6-7 तक उनकी बात मानी, फिर मेरा ध्यान भटक गया। डैड की हमेशा कोशिश थी मुझे वर्ल्डली वाइज बनाए। वो मुझे बहुत सारे घर के काम देते थे, कुछ भी ख़राब है वो ठीक कराना, कुछ भी
बाज़ार का काम करना, कुछ भी ऑफिस का काम करना, छोटा मोटा, तब मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था उस एज में, 9th 10th 11th में. बट लुकिंग बैक टुडे आई थिंक कि दोनों का जो पेरेंटिंग स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था. अब हमारे टाइम में हम साइकिल पे पूरे शहर में घुमाते थे. हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई GPS लोकेशन नहीं थी, और हमारे पेरेंट्स को स्ट्रेस भी नहीं होता था. आज की तारीख में आई डोंट थिंक कोई अपने बच्चे को विदाउट मोबाइल कहीं भेजने को भी रेडी होता है. शहरों में साइकिल चलाना उतना सेफ़ नहीं रह गया. हमारे टाइम पे अगर आपको फ़न करना है, यू हैड टू मीट विद फ्रेंड्स एंड स्टे आउटसाइड द हाउस. घर के अंदर कुछ फ़न था नहीं. टीवी पे चैनल नहीं आते थे, और जब चैनल आने लगे तो लाइट नहीं आती थी, तो घर में करने को कुछ ज़्यादा था नहीं. अब तो जैसा सब बोलते हैं, बच्चों को घर से बाहर निकालना मुश्किल है. तो ये फ़र्क था. एक चीज़ आई क्लियरली रिमेंबर, तो मैं भी बहुत क्यूरियस था. व्हेन आई वाज 7-8 years of age, आई यूज्ड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एंड आई रिमेंबर वंस मेरी मम्मी ने मुझे कहा, देख मुझे इसका आंसर तो नहीं पता, पर तू क्वेश्चन पूछना बंद मत करना कभी. एंड दैट स्टक विथ मी. तो टिल डेट आई थिंक आई हैव द सेम लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी, टू द पॉइंट कि कई बार जब नए लोग मिलते हैं उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है कि कितना पूछ रहा है. बट आई एम जेन्युइनली क्यूरियस इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सिचुएशंस, प्लेसेस. अगर मैं किसी कंट्री ट्रैवल भी करता हूँ तो आई ट्राई टू रीड अबाउट दैट कंट्री व्हेन आई एम देयर, सो दैट आई अंडरस्टैंड इट नॉट जस्ट फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बट एज अ लोकल. फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं आपकी? Recently I was in Denmark and I fell in love with it. Very nice. आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ हुई थी? I think मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जब मैं पढ़ने लंदन गया था, दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल. तो ये वाली तो लाइफ आपने बताई नहीं हमें. आपकी स्कूल लाइफ के बाद में आपके कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए हमें. तो कॉलेज मेरा हुआ नोएडा से. आई वेंट टू डू माय बैचलर्स इन बिजनेस. सर फिर कॉलेज खत्म होने के बाद आपने प्लेसमेंट उठाई या क्या किया आपने? तो हमारे कॉलेज में ना प्लेसमेंट नहीं होती थी. क्यों नहीं होती थी सर प्लेसमेंट? मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती थी. मतलब अगर आप एक्सेप्शनल है तो आप खुद ही कोई जॉब ढूंढ सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं था. पर मुझे थर्ड ईयर में ये ज़रूर पता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ. पर जब मैं यहाँ पे आया और पापा की कंपनी में एक पापा ने छोटा सा मुझे रोल दिया, तब मुझे समझ में आया कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है. उसके बाद ये तय किया कि मैं और पढ़ूँगा. और तब हमारा बिज़नेस भी ना डैड का बहुत ख़राब फाइनेंशियल सिचुएशन में था, बहुत सालों से लॉसेस में था. तो डैड के पास जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी उसमें से एक बड़ा चंक उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए और मुझे यूके भेजा, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में. वहाँ पे मैंने मास्टर्स इन पब्लिशिंग करा. मास्टर्स इन पब्लिशिंग ज्वाइन करा तभी एक वहाँ पे पब्लिशर था जॉन ब्लेक, वहाँ पे मैंने पार्ट टाइम जॉब भी करा. उनके ऑनलाइन ऑर्डर्स आते थे, उन्हें पैक करना, उनकी बुक्स में एडिटिंग करना, उनके कस्टमर सर्विस के कॉल्स उठाना. पर इस जॉब की एक और ब्यूटी थी कि कोई पैसे नहीं मिलते थे, सिर्फ आने जाने के पैसे मिलते थे. बिकॉज आई वॉज न्यू, तो मैंने करा वो. तो फिर सर आप मोटिवेटेड कैसे रहते थे, मतलब कुछ रिटर्न नहीं आ रहा तो? मुझे सीखना था. तो अंदर वो थी भूख आपकी? 100%. क्योंकि वहाँ पे हमारा कॉलेज में क्लासेस लगती थी हफ्ते में 3 दिन. मेरा कॉलेज लगता था वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. तो मंडे, ट्यूसडे और आधा फ्राइडे मैं वहाँ जाता था. फिर उसके बाद एक मूवी हॉल है ओडियन सिनेमास, वहाँ पे मुझे जॉब मिला. ये एक पेड जॉब था, मुझे पर घंटे के पैसे मिलते थे. कितने मिलते थे? उस ज़माने में 8 पाउंड मिलते थे पर आवर, और 20 घंटा मुझे जॉब करना अलाउड था हफ्ते में. और रुपीज़ में? 8 पाउंड उस ज़माने में आप मान लीजिए 700 रुपये पर आवर. 700 रुपये पर आवर वहाँ के हिसाब से? हाँ, कम ही हो गए फिर तो. करेक्ट. वहाँ पे मूवी हॉल में क्लीनिंग करना, फूड स्टॉल पे खाना बेचना, टिकट चेक करना, टिकट बेचना, ये चारों काम किए मैंने 3 महीना. तो हॉल के अंदर आपने क्लीनिंग भी की है? बिल्कुल करिए. वो जो मूवी देखने के बाद में सीट वगैरह साफ सब करते हैं, करेक्ट. वहाँ पर ऐसे वो फील नहीं होता था, इन्फीरियरिटी फील नहीं होती थी कि ये काम क्या होता है जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है ना, वहाँ पे आप ये बैगेज कैरी नहीं करते. हाँ. वेरी नाइस. यस. पर एक अच्छी बात है, अब मैं कभी मूवी हॉल में जाता हूँ पॉपकॉर्न गिराता नहीं हूँ. वो भी कुछ महीने करा. देन आई रियलाइज अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो रही है तो आई नीड अ फुल टाइम गुड जॉब इफ़ आई कैन गेट.
तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया। मुझे एक मैगज़ीन पब्लिशर था कनेक्ट वर्ल्ड, वहाँ से इंटरव्यू का कॉल आया। आई वेंट देयर एंड आई वाज लकी, मुझे वो जॉब मिल गया। पर उसमें एक ट्विस्ट था। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे ऑफिस में सिर्फ बिज़नेस सूट पहन के आप आ सकते हैं, और मैं एज ए स्टूडेंट मेरे पास कोई बिज़नेस सूट था नहीं। अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि हम 1 महीना आपको ट्रायल पे रख रहे हैं, अगर आप सेल्स कर पाए तो ये आपकी जॉब कंफर्म्ड है, वरना नहीं है। अब ये उन्होंने मुझे कैश 22 सिचुएशन में डाल दिया। ये क्या होता है? ये क्या होता है सर? जहाँ पे दोनों ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आप डिलेमा में होते हैं कौन सा चूज़ करें, दोनों ही ख़राब होते हैं। अच्छा, दोनों ही खराब होते हाँ जी। सर हम इतनी बुक्स नहीं पढ़ते सर, आप हमें बताया कीजिए बीच बीच में। हैं। ओके ओके। तो मेरा एक दोस्त था अभिषेक, उसने कहा कि प्रशांत मेरे पास एक सूट है और तुझे आ जाएगा, और मैं पहनता भी नहीं हूँ। तो मैंने वो बोरो किया और 1 महीने तक मैं गया। 28वें दिन जाके मेरे से पहली सेल हुई, और जिस दिन वो सेल हुई तो बॉस ने कहा अब तुम्हारी जॉब कंफर्म्ड है। मैंने उस दिन जॉब से घर लौटते वक्त पहले अपना एक नया सूट खरीदा और ये अभिषेक को वापस किया। ओहो, ऐसे दोस्त लोग बड़ी हेल्प कर देते हैं मतलब बीच में। बिल्कुल जी। आपके स्कूल और कॉलेज के दोस्त अभी भी टच में आपसे? तो मैं बहुत लकी हूँ, मेरे जो आज क्लोज फ्रेंड्स हैं वो सब स्कूल के हैं, तो 25-30 साल पुराने दोस्त हैं मेरे यार। सर आज भी जब आप मिलते होंगे तो वही पुरानी बातें डिस्कस होती होंगी ना, वही सेम इंसिडेंट्स? वो भी होती हैं, और अब तो बीच में भी बहुत सारे किस्से हो गए, वो भी होते हैं। बट आपको रिसेंटली बताओ, अभी लास्ट वीक ना हमारे स्कूल का सिल्वर जुबली रियूनियन था। हमें स्कूल पास करे 25 ईयर्स हो गए। तो हम लोग 100 लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें से करीब 50-60 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं सीधे 25 साल बाद मिला। तो हाँ, यू आर राइट, एब्सोल्युटली वही बातें हुई जो स्कूल में होती थी, क्योंकि बीच में कोई स्टोरीज बनी नहीं है। आपको क्या लगता है स्कूल के दोस्त ज़्यादा वो होते हैं लॉयल या कॉलेज वाले? आई वुड से स्कूल और कॉलेज के दोस्त ही लॉयल होते हैं, और कोई दोस्त नहीं हो। और मतलब बाकी उसके बाद के आपके दोस्त टच में नहीं है? कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बनते हैं आपके, कुछ उसमें से क्लोज भी होते हैं, पर जो ट्रू फ्रेंडशिप स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स के साथ होती है वो बनने में बहुत टाइम लगता है। विदाउट एक्सपेक्टेशंस। करेक्ट। हाँ, क्योंकि स्कूल और कॉलेज की फ्रेंडशिप तो मतलब दोस्त है बस, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये कुछ ले आएगा या करेक्ट। ये वही है आपके और हमारे दोस्त 30 फरवरी तक। भाई वो चलाना वहाँ पे क्लिप वाली जो मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल की दोस्ती 10th क्लास तक, यूनिवर्सिटी की दोस्ती फाइनल ईयर तक, ऑफिस की दोस्ती रिटायरमेंट तक, और लवर की दोस्ती शादी तक। बट हमारी आपकी और हमारी दोस्ती 30 फरवरी तक, क्योंकि न कभी 30 फरवरी आएगा और न हमारी और आपकी दोस्ती कभी खत्म होगी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि लेट्स से आज आपके पास जो भी है, द एम्पायर दैट यू हैव बिल्ड, ओसवाल बुक्स, जो कुछ भी है, इफ यू लॉस्ट इट टुडे, तो हाउ वुड यू स्टार्ट अगेन एंड व्हाट वुड यू डू? See, this is obviously a hypothetical question. वी विश। वी विश कैसा ना हो। मतलब वी विश कि दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। See, there are multiple options. अगर मेरे पास पैसे हुए, I can probably start a business again. अगर पैसे नहीं हुए तो मुझे लगता है कि मुझे जॉब मिल जाएगी मार्केटिंग में, सेल्स में, स्ट्रैटेजी में। कुछ सीखा हूँ पिछले 20-25 सालों में, जॉब मिल जाएगी। तो आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा फेयरफुल होने वाली बात नहीं होती। लोग इसका बहुत बड़ा हुआ बनाते हैं, ज़्यादा डरना नहीं चाहिए लाइफ में। आप अभी सर एट प्रेजेंट ओसवाल बुक्स में कितने लोग होंगे, मतलब कितने लोग काम करते हैं टोटल? आई थिंक 250 प्लस 250 प्लस। ये ऑन रोल है, एंड देर आर मोर देन 1800 पीपल हु आर नॉट ऑन द रोल बट दे वर्क फुल टाइम फॉर अस। ओह, तो मतलब करीब करीब 2000 लोग ओसवाल बुक से अब जुड़े हुए हैं इस टाइम पे। करेक्ट। तो आप जब भी किसी को हायर करते हो तो आप क्या क्वालिटीज चेक करते हैं? मतलब वाई एम आस्किंग दिस बिकॉज मुझे जॉब लेनी है आपसे। मुझे जॉब लेनी, मैं सोच रहा हूँ अपना वो बना लूँ पहले से। बट टू बी सीरियस कि इस टाइम पे जितने ही बच्चे हैं वो उनके लिए डायरेक्शन होती है कॉलेज लेना, और कॉलेज में जाके फिर वो कुछ सीखते हैं, जो भी कॉलेज पढ़ाता है वो, एंड देन दे पास आउट, और फिर वो उस डिग्री के बेसिस पे दे थिंक कि एक जॉब मुझे मिल जाएगी, आई एंड अप गेटिंग अ गुड जॉब। तो आप एज अ रिक्रूटर, बिकॉज नाउ यू आर रनिंग अ वेरी बिग कंपनी, और इस कंपनी में 2000 लोग हैं, तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होती है किसी को हायर करते वक्त? मतलब आप जेन्युइनली एज अ रिक्रूटर आप वो देख रहे हैं उसकी डिग्री को, या फिर आपको स्किल्स से मतलब है, या उसने क्या एक्चुअल अचीव किया उस चीज़ से मतलब है? देखिए, वैसे तो क्या होता है, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समवन, एम्प्लॉयर चाहता है सारी क्वालिटीज़ हों किसी में, बट ऐसा होता नहीं है। मैं जो क्वालिटी देखता हूँ वो देखता हूँ क्या उस बंदे को सही और गलत में फ़र्क पता है।
मैंने एक चीज़ देखी, लोगों को काम सिखाना, काम के बारे में ट्रेनिंग करना बहुत आसान है, पर ये जो मॉरल कंपास होता है, ये जिसका हिला हुआ होता है, ये ठीक करना बहुत मुश्किल है। ये ओवर द ईयर्स बनता है, ये आप किसी को साल 2 साल में नहीं सिखा सकते। तो अगर उसे सही और गलत में फ़र्क पता है और वो सही चूज़ करता है, तो ऐसे लोग हमारे यहाँ बहुत थ्राइव करते हैं। सही गलत का मतलब क्या हुआ? किस बेसिस पे सही गलत? हाउ वुड यू रिजेक्ट मी ऑन द बेसिस ऑफ सही गलत, कि मैं ऐसा क्या करूँ जो आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे? इफ़ आई फाइंड आउट कि आप लाख रुपए के फ़ायदे के लिए क्या कुछ गलत भी कर सकते हैं, और अगर मुझे लगता है आप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका मॉरल कंपास हिला हुआ है। ओके, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि आपके लिए इंटेग्रिटी बोल सकते हैं आप इसे। हाँ जी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये जो हाँ, क्वालिटीज है पर ज़्यादा ऑनेस्टी से थोड़ा फ़र्क है। बहुत लोग ऑनेस्ट होते हैं पर उनकी इंटेग्रिटी या मॉरल कंपास सही जगह नहीं होता। तो आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि बहुत अच्छे लोग हम हायर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया टैलेंट है, बट आपने इंटेग्रिटी के बेसिस पे उनको रिजेक्ट कर दिया? वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है ये। बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मतलब चेक कैसे करते हैं कि ये कैसे आइडेंटिफाई करें सामने वाले को देख के कि भाई ये व्यक्ति इतना इंटीग्रल है या ऑनेस्ट है कि नहीं है? क्या होता है जब लोग अपनी लाइफ की स्टोरीज़ बताते हैं, अपने पिछले जॉब के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया लगता है। फिर हम लोग थरो रेफरेंस चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, पर क्या उसके बाद भी 100% मालूम पड़ सकता है? ऐसा नहीं है। तो इंटीग्रिटी के मामले में पूरी ओसवाल टीम बहुत स्ट्रांग है, ऐसा हम बोल सकते हैं? बिल्कुल जी, एंड हम लोग बहुत प्राउड हैं इस बात के। और वो रिफ्लेक्ट करता है आपके काम में, आपको लगता है ऐसा 100%। कि बुक्स के अंदर एक्स्ट्रा वो एफर्ट? बिकॉज मैं बताता हूँ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि जब हमने इस बुक पे काम किया था, फाइनल हसल बुक पे, तो हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि पूरी जो टीम थी वो, कई बार ऐसा होता था कि जैसे हम तो यंग हैं, तो हमारे लिए 2-3 बजे जागना, 4 बजे जागना, कोई किसी चीज़ के ऊपर काम करना बहुत सिंपल है। बट जो हमारे साथ काम कर रहे थे आपकी टीम के लोग, वो मैरिड हैं, उनकी फैमिली है, वो 40+ एज के हैं, कुछ 50+ एज के हैं, कुछ 30+ एज के हैं। तो वो लोगों के भी हमारे पास में 2:30-3 बजे क्वेरीज आती थी कि ये जो हमने चीज़ डाली है सही है कि नहीं है, इसको कैसे चेंज करना है, इसको बेटर कैसे करना है। और हम उनके साथ 3 बजे भी गूगल मीट कर रहे हैं, 4 बजे भी गूगल मीट कर रहे हैं। देखिए, कई बार जब डेडलाइंस का प्रेशर होता है, कुछ माइलस्टोन मीट करना होता है, तो ऐसा होता है, पर ऐसा रेगुलरली हमारे यहाँ नहीं होता कि 2:30-3 बजे। हाँ नहीं, बट दे आर रेडी, दे आर अवेलेबल। दे आर लाइक ओनर्स ऑफ देयर वर्क। अगर ज़रूरत होगी तो जो ज़रूरत होगी वो करेंगे। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि एक बार 7 बजे घर चले गए तो फिर फ़ोन नहीं उठाएंगे। नहीं जी, नहीं जी। वो हमने देखा था, हमको इस बुक। आपका कैसा एक्सपीरियंस था फाइनल हसल के साथ? जी बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोगों के साथ काम करना, आई थिंक यू आर 23-24 ईयर्स ऑफ एज। हम लोगों के जनरली जो ऑथर्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, थोड़े से उनके वाइट हेयर होते हैं। बट आपके साथ काम करना, आपके तौर तरीके, आप जो बुक से चाहते थे, आप एक ट्रेडिशनल बुक नहीं चाहते थे, यू वांटेड अ बुक जो आज के स्टूडेंट की बात को समझे और अपनी बात समझा पाए। दैट वाज वेरी वेरी फ्रेश थिंकिंग। तो ये हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत नया था, एंड वी रियली एंजॉयड इट। आपको सर जब हमने आइडिया बताया था ये, तो आपको पहली बार में, बिकॉज अब तो बुक ने चार्ट्स टॉप किए हैं, मतलब अब तो दुनिया को प्रूफ दिख रहा है कि अब तो दुनिया कहती है, अब तो दुनिया कहती है, अब तो हम नहीं बोलते। बट आपको जब बुक का आइडिया दिया था, तब आपके अंदर ऑनेस्ट कन्विक्शन था कि नहीं ये कुछ प्रोडक्ट अलग बन सकता है? बिकॉज सी मतलब नॉट हम ऐसा नहीं कि बिलीविंग इन अस, बट बिलीविंग इन द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कैसा लगा था, ये आइडिया कैसा लगा था? फील कि अगर ये बुक आ रही है तो मतलब इट विल टॉप द चार्ट्स। सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपने शुरू में कहा था ऐसी बुक लानी है, तो मुझे लगा कि आप जनरल एक और मी टू प्रोडक्ट लाना चाहते हो, तो मुझे उसमें बहुत कन्विक्शन नहीं था। एक सेकेंड सर, फिर से सॉरी टू ब्रेक। जनरल मी टू प्रोडक्ट, थोड़ा सा इलेबोरेट, मतलब इंग्लिश फ्रेज है, आई गॉट इट, बट अ लॉट ऑफ ऑडियंस वुड नॉट बी नोइंग इट। आपको पता है? हाँ भाई कैसी बात कर रहे हैं यार। जी, मार्केट में 50, 60, 100 तरीके की बुक्स आती हैं। मुझे लगा आप लोग भी उसी में से कोई एक तरीके की बुक लाना चाहते हैं, उसमें कुछ बहुत डिफरेंट होगा नहीं, बस आप उसके ऑथर होंगे। पर वो जो प्रोसेस था 10-12 दिन का, जब आप लोग और हमारी टीम मिलके काम कर रहे थे, उन ग्रुप्स में, उन ईमेल्स में मैं भी मार्क्ड था, वो देख के मेरा कन्विक्शन बहुत इम्प्रूव हो गया था। मैं ये समझ गया था कि एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बन रहा है, पर ये क्या इंडिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, सारे चार्ट्स पे नंबर 1 होगा, ये मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। यस। तो फिर अब बुक का 100% अपना वो तो अपना ही। सर जैसे आप अगर मैं लेट्स से ओसवाल बुक्स कितना पुराना है, लाइक
फ्रॉम व्हेन आप ऑपरेट कर? See, Oswal Books started around 84-85 when I was very young. My dad and my uncle started this. Yes, ओह, मतलब ये कितने 30 साल पुराना हो गया? 40 साल। 40 years. 40 साल, ओ माय गॉड। बट मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10-12 साल में ही बहुत ईयर 99 से लेके 2010 तक हमारी कंपनी वॉज इन अ वेरी बैड शेप। हर साल लॉसेस हो रहे थे। एक्चुअली 98 में मेरे फादर बीमार हुए थे, तो 3-4 महीना उन्हें बेड रेस्ट पे रहना पड़ा। आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज इन स्कूल। उसके बाद से बिज़नेस ने एक डाउन ट्रेंड देखा एंड 2010 तक हर साल इतना लॉस होता था कि डैड को एक पुरानी प्रॉपर्टी कोई बेचनी पड़ती थी सिर्फ बिज़नेस को कंटिन्यू रखने के लिए। मैंने और मेरी वाइफ स्वाति ने हमने 2006 में ज्वाइन करा और हमने बहुत मेहनत करी। 2007, 8, 9 में हम लोग नए प्रोडक्ट्स लाए, पर कुछ नहीं हुआ। हमने आके लॉसेस बढ़ाए और कुछ नहीं हुआ। इट वॉज ओनली इन 2010 व्हेन वी लॉन्च समथिंग फॉर CCE। उस टाइम पे CCE लॉन्च हुआ था, उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिससे कंपनी की दिशा बदली। अभी भी सर जैसे ऑफ कोर्स अब कंपनी है, एम्प्लॉयज़ है, तो यू हैव टू लुक आफ्टर प्रॉफिट्स, लॉसेस, बट आज भी जब एक बुक बनने जाती है तो प्राइमरी गोल क्या होता है? प्राइमरी गोल ये होता है कि बच्चे को बेस्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए, या प्राइमरी गोल ये है कि मतलब सारे सर्कमस्टांसेस को देख के अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए? जो पहला गोल होता है वो ये कि हमारा प्रोडक्ट बच्चों को बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर वो बेनिफिशियल होगा तो बिकेगा, अगर वो बिकेगा प्रॉफिट इवेंचुअली होगा। अगर हम स्टार्ट उल्टा करेंगे ना, प्रॉफिट को देख के स्टार्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट शायद बहुत ही ख़राब बनेंगे। और ये गलती बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स करते हैं। ओके। हम लोग प्रोडक्ट बनाते वक्त प्रॉफिट को साइड में रखते हैं, क्योंकि ये हमने देखा है अगर अच्छा प्रोडक्ट दुनिया में आप कोई भी देखिए जिससे उसके यूज़र को फ़ायदा हो रहा है, वो कंपनी इवेंचुअली विल बी प्रॉफिटेबल। कॉम्पिटिटर्स के बारे में आपका क्या कहना है सर? जी, हम ज़्यादा देखते नहीं हैं उन्हें, रियर व्यू मिरर में कभी कभी दिखते हैं। तो हम कांच ऊपर कर लेते बस उतना ही देखते हैं जितना ज़रूरत है। बट वी आर थैंकफुल टू देम। वो हैं तो हम और बेहतर कर रहे हैं। आपको लगता है सर अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं होते पिछले 4-5 सालों में, तो आज मतलब ओसवाल जहाँ है वहाँ नहीं होता? आई वुड से हम लोग वैसे तो कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान देते नहीं हैं। वी ट्राई एंड थिंक कि हम ही हमारे कॉम्पिटिटर हैं। हमने जो 2024 में किया, हम अपने आप को कैसे 2025 में बीट कर सकते हैं। पर किसी भी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत कंपटीशन होना बहुत हेल्दी है, और कस्टमर्स के पास भी चॉइस होना बहुत हेल्दी है, क्योंकि जहाँ पे चॉइस नहीं होती वहाँ कस्टमर्स डिसाइड नहीं कर पाते ये प्रोडक्ट वाकई में बेटर है। आज हमारे 5-6 छोटे छोटे कॉम्पिटिटर हैं, पर उसके बाद भी जब बच्चे बोलते हैं ओसवाल बेटर है, तो दैट मेक्स अस रियली हैप्पी। ये जो लाइन पिछले 2 मिनट में सर आपने बोला है ना, सॉन्ग्स मजा आया, शाहरुख खान। बहुत मजा आया। रियर व्यू मिरर में ये तो बहुत ही बढ़िया था। बहुत सही अमेजिंग सर। अच्छा, पब्लिशिंग बिजनेस में ना एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि इट इज़ नॉट सो कूल बिजनेस। मतलब जैसे आजकल स्टार्टअप्स कैसे होते हैं, AI स्टार्टअप होता है और कुछ कंटेंट क्रिएशन है, इस टाइप के जो कूल माना जाता है आज की डेट में। तो पब्लिशिंग बिजनेस तो मुझे नहीं लगता कभी भी कूल रहा होगा कि ओ माय गॉड लुक एट हिम इज अ पब्लिशर यार। तो आप मतलब आपका मोटिवेशन कैसे आया इसके अंदर कि यही बिजनेस करना है? प्रणय, आई थिंक एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आई विल टेल यू हाउ। देखो, पॉडकास्ट पे आने से कोई बिजनेस का ओनर कूल है या इंडस्ट्री कूल है नहीं डिफाइन होता है ना। जो हम करते हैं, जिन स्टूडेंट्स के साथ हम काम करते हैं, जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, उनसे ज़्यादा कूल इंडिया में कोई नहीं है। दे आर एट द फोर फ्रंट। अगर इंडिया में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, टेक्निक आती है, तो वो लोग उसे अडॉप्ट पहले करते हैं एंड दे लीड द चेंज एंड वी वर्क वेरी क्लोजली विद देम। एंड व्हेन दे use our products and our products help them, that is the coolest feeling। हम उन बच्चों के जीवन में एक चेंज ला पा रहे हैं जो आगे बढ़ के इंडिया को चेंज करेंगे। वाह। तो आपका कूल वहाँ छुपा हुआ है। हाँ जी, मतलब आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो कूल हैं, इसलिए आपको ये बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है। मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। सो बीइंग अ पेरेंट ये फीलिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है
बिकॉज आप जब अपने घर में देखते हैं बच्चों को स्ट्रगल करते हुए। करेक्ट। आई थिंक पिछले 3-4 सालों में, अब जैसे मेरी बड़ी डॉटर 11th में है, वो जब 7th-8th में आई तो मैं इस एज के स्टूडेंट से कनेक्शन मेरा और बेटर हुआ, क्योंकि मैं घर पे भी मैं बात भी करता था प्रशस्ति से टू अंडरस्टैंड यू नो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, मतलब मोर देन अ पेरेंट। बिकॉज आप जब तक समझेंगे नहीं जिनको आप सर्व कर रहे हैं, तब तक आप उन्हें बहुत अच्छा सर्व नहीं कर सकते। हम भी, हमारा भी ऐसे ही है सर कि हम इसी एज ग्रुप के हैं, मतलब लाइक थोड़े टाइम पहले वी हैव पास्ड आउट स्कूल, तो हम वो चीज़ समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस होती है, बिकॉज हमने रिसेंट में फेस की है। एंड अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो आई थिंक कि बीइंग अ पेरेंट आपको घर में ही पता है कि क्या प्रॉब्लम फेस होती है, सो दैट गिव्स अ बेटर पर्सपेक्टिव टू द एंड वर्क। दैट इज़ द रीज़न जो आप लोगों ने किया है पिछले 4 साल में, बड़े बड़े फंडेड एडटेक नहीं कर पाए, क्योंकि जो आप समझते हो वो समझते नहीं है ना। उनके बाद एक फैंसी पीपीटी है, उनके पास कैप टेबल है, उनके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट है, पर जो आपके पास है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दो स्टूडेंट्स, वो उनके पास नहीं है। सर इन बच्चों के अंडरस्टैंडिंग से, जैसे आप अभी अपनी डॉटर के बारे में बात कर रहे थे, तो आप हाउ ओपन आर यू विथ हर? आई थिंक आई एम वेरी ओपन विथ हर। बिकॉज आज की डेट में ना मैं मतलब जनरेशन गैप मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है। मतलब मेरी एज में जब मैं शायद 9-10 में था, तो मेरा और मेरे मम्मी पापा का जो जनरेशन गैप होगा वो शायद अगर इतना होगा, तो आज की डेट में वो इतना हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स उस स्पीड से इवॉल्व नहीं कर रहे हैं जितने स्टूडेंट स्पीड से, मतलब मुझे लगता है 3-4 गुना स्पीड से इवॉल्व कर मतलब रहे हैं। ऐसा हो गया है अभी कि जो बच्चा, मतलब जब हम 12th में थे, आज की डेट में जितना हम, मतलब उस टाइम जब हमको 12th में जितना पता था, आज उतनी ही चीज़ एक 8वीं के बच्चे को पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। से मतलब बहुत, और हर सेंस में, मतलब बच्चे समझ रहे हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट हर चीज़ में बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो इससे ना एक मतलब बात निकल ही गई तो मैं पूछ ही लेता हूँ कि टीनेज मेंटल हेल्थ पे हम बहुत फोकस करते हैं हमेशा। तो जो बच्चों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, ये सारी चीज़ें होती है, और एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, उन सब चीज़ों से बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को जज करते हैं। तो हाउ वुड यू मतलब जैसे मान लीजिए कि सारी जो ऑडियंस है वो सारे अगर आपके बच्चे हैं एक तरीके से, तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लिया, दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एट ओसवाल बुक्स। हमारी पूरी टीम, हम लोग जब कुछ भी करते हैं, वेदर वी आर प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर मार्केटिंग और मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, हम लोग ना एक बच्चे के पर्सोना को समझने की कोशिश करते हैं। एक इंडिया में 14, 15, 16 साल के बच्चे के पर्सोना को समझते हैं। माँ बाप की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उस बच्चे से, उस बच्चे की अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। एकेडमिकली वो चाहता है स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करे, वो चाहता है स्कूल में और भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे। उसके पास स्ट्रेसेस हैं फ्रेंडशिप के, वो चाहता है उसकी जो फ्रेंड्स हैं उनसे रिलेशनशिप अच्छी चले। इस एज में आके ऑपोजिट सेक्स से भी एक अट्रैक्शन होता है जो उसे मैनेज करना है। उसे स्ट्रेस होता है, मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मुझे करियर में बनना क्या है, मैं कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूंगा। हम लोग को लगता है कि 9, 10th, 11th, 12th में जो बच्चे हैं उनकी लाइफ बड़ी सिंपल है, पर मुझे जेन्युइनली लगता है और हम ये मानते हैं कि जितना हम अडल्ट्स पे प्रॉब्लम्स हैं उससे ज़्यादा से वो छोटे से अडल्ट्स, यंग अडल्ट्स डील करते हैं। सो आई थिंक हम सब स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टूडेंट्स से के साथ काम करने में, एंड वी शुड हैव दैट एम्पैथी एंड अंडरस्टैंड कि वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। सर आपको ये नहीं लगता कि पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर मैं किसी भी एक स्टूडेंट की बात करता हूँ, अब वो 14-15 साल का है, उसको घर में दिख रहा है कि उतना ओपन माहौल है ही नहीं कि मैं डिस्कस कर सकता हूँ, सो ही और शी विल लुक फॉर फ्रेंड्स, कि फ्रेंड से बात कर लूँ, या किसी ऐसे इंसान से जो कि शायद सही नहीं है पर उससे वो बात हो जाती है, देन बच्चे गलत संगत में पहुँच जाते हैं। तो सब चीज़ें लिंक्ड हैं। सो डू यू थिंक कि जितना ज्ञान हम बच्चों को देते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उतना ही ज्ञान आज की डेट में पेरेंट्स को देना भी ज़रूरी है? आई थिंक आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। पेरेंट्स को ज्ञान से ज़्यादा पहले अनलर्न करने की ज़रूरत है। जो आज के पेरेंट्स हैं वो एक ही चीज़ याद रखते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई थी। सबसे पहले हमें उसे माइंड से निकालना पड़ेगा। वो टाइम अलग थी, वो एज अलग थी, वो एनवायरनमेंट अलग था, वो सोसाइटी अलग थी। अगर हम उसमें से कुछ भी याद रखेंगे और हम वैसे ही चाहेंगे हम आज भी अपने बच्चों को रेज़ करें, तो सब कुछ गलत हो रहा है। हम बस वो अनलर्न कर दें और अपने बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश करें, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली। अभी जैसे हमने बात की पेरेंटिंग वाली, या आपने भी जो बताया कि आप अपने किड्स से काफ़ी ओपन हैं, बट मुझे लगता है काफ़ी हद तक एक इंसान का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है
उससे भी ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। बिकॉज जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियली यू माइट हैव बीन गुड, लेकिन आज भी ऐसी बहुत फैमिलीज है जिनकी मंथली इनकम 30,000 है, 25,000 है, तो उन लोगों में ये थॉट प्रोसेस डालना बहुत डिफिकल्ट है। आपको क्या लगता है? सर देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो अब इन्फॉर्मेशन का ना डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है। पहले इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती थी, अलग फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोगों के पास। अब ऐसा नहीं है। आज आपके चैनल को या इस वीडियो को हर कोई देख सकता है। 25,000 हो, 2.5 लाख मंथली इनकम हो या 2.5 करोड़ हो, डजेंट मैटर। पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा, अगर टीनेजर्स जो उनके बच्चे हैं, अगर वो उनके फ्रेंड नहीं बनेंगे तो वो उनसे खुलेंगे नहीं, और अगर वो उनसे खुलेंगे नहीं तो वो उन लोगों से शेयर करेंगे जिनको वो सिचुएशन नहीं समझ में आती है। तो इसमें ये एक एक्सक्यूज़ है कि हम डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बच्चा 15-16 साल का हो, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का हो, उसके ऊपर अगर आप बहुत प्रेशर डालेंगे तो वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसी से सर थोड़ा माहौल ना ऐसा हो गया एकदम, हाँ, थोड़ा लाइट वेट करना है थोड़ा सा। तो मैं हमेशा, मुझे इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है कि आजकल ना बच्चे, ऑल्दो उसका एक सीरियस साइड भी है, बट मैं सीरियस साइड पे नहीं जाऊंगा कि रिलेशनशिप से बच्चे अपने आप को कितना डिस्ट्रॉय करते हैं। मेरे पास में मेल्स आते हैं कि बच्चे बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, बट अगर उसकी एक थोड़ी अच्छी वाली साइड पे चले तो आपके स्कूल टाइम में कुछ ऐसे प्यार मोहब्बत का कुछ सबका होता है जी। या सर स्वाति मैम बैठी हैं तो हम ऐसा उनको बाहर कर भेज सकते हैं थोड़ी देर के लिए अगर आप कंफर्टेबल ना? सबका होता है जी। यू नो, व्हेन यू आर 14, 15, 16 years of age, but I think it is only in hindsight you see कि अब इंग्लिश में बोल रहे हैं सर, अब उनको बात ना घुमानी है तो इंग्लिश में बोल रहे हैं। पर 10 साल बाद ये रियलाइज़ होता है कि जिसे हम प्यार समझते हैं वो प्यार नहीं होता है, वो इन्फैचुएशन एट बेस्ट होता है। उसे क्रश बोल सकते हैं, उसे प्लेन एंड सिंपल अट्रैक्शन बोल सकते हैं। वो तो मैम बैठे हैं तो आप यही बोलेंगे। नहीं, आपको फिर भी सबसे पहली बार ऐसा कब हुआ था किसी भी, मतलब किस आई एज में? थिंक आई वॉज इन ग्रेड 10th 11th। अच्छा, 10th 11th में आपको अपना बचपन का प्यार हुआ था? हाँ जी। अभी कहाँ है वो? पता तो है पर बता नहीं सकता। तो कितनी बार आपको बचपन का प्यार हुआ है? आई थिंक मुझे 2-3 बार हुआ है मैं कॉलेज में। तो स्वाति मैम से आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं जी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई है। यस। ये तो मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं सर। क्यों, आपको लव मैरिज करनी है? अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है अच्छा, सर। हाँ, वो बात सही है। वाह यार। चलो भाई, आपकी सर फेवरेट लेजर एक्टिविटी क्या है फ्री टाइम में? अरे ये मेरा सवाल था यार, चुरा लिया। मैं तो चोर हूँ वैसे, कंटेंट मैं चोर। फिर से पूछूंगा सर। सर आपकी फेवरेट लेजर एक्टिविटी कौन सी है? See, I think reading is very close to my heart, and otherwise outdoors में I like swimming. आपको सर कार्स में इंटरेस्ट है? तो yes, I am a car rallyist, पर इधर 2 साल से मैंने करा नहीं, अदरवाइज 10 साल मैंने कार रैलिंग करी। ओके। एंड कार रैलिंग की ब्यूटी है, इट हेल्प्स यू बिकम माइंडफुल। जब आप गाड़ी ऑफ रोड में चला रहे होते हो 100 की स्पीड पे, तो और कोई थॉट आपके दिमाग में आ नहीं सकता। यू हैव टू लुक एट द 100 meters रोड अहेड, दैट इज़ ऑल। तो वो जो 7 दिन या 6 दिन की रैली होती है उसमें यू आर 100% माइंडफुल। तो आई एन्जॉय इट अ लॉट। यस। अब बचपन से ही ऐसे बहुत ऐसे टाइप, मतलब चल कितना वो वर्ड हो गया यार, कोई इंग्लिश वर्ड बताओ इसका प्लीज। चंचल का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? एडवेंचरस। हाँ, एडवेंचरस में बचपन से था। आपने खुद ही बोल दिया। तो स्काई डाइविंग हो, बंजी जंपिंग हो, मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आपने स्काई डाइविंग की हुई है? हाँ जी, कहाँ पे? 2 बार करी, एक बार स्पेन में, एक बार दुबई में। वाह, तो दुबई का एक्सपीरियंस कैसा था आपकी? बहुत बढ़िया। और स्पेन, मतलब स्पेन में तो स्पेन में कब की थी और दुबई में कब की थी आपने? स्पेन में 2012 में और दुबई में आई थिंक इसी साल फरवरी में। आई गेस आप 7 बार करते हैं तो लाइसेंस मिल जाता है उसका, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ होता है, मेरे पास नहीं है अभी। दुबई वाली तो बहुत क्रेजी है, बहुत मैंने भी की थी। आपने भी करी है? हाँ, आपको स्पेन वाली अच्छी लगी, दुबई वाली अच्छी लगी? दुबई वाली बेटर है। दुबई वाली बेटर है। हाँ, मतलब मैंने तो स्पेन वाली की नहीं, मैं तो एक बार ही जा सकता था। मेरे माँ बाप ने उतनी परमिशन दी थी मुझे। बजट नहीं था, झूठ बोल रहा है। सर आपको कभी डंडा ट्रीटमेंट मिला है अपने पेरेंट्स से? डिड यू से डंडा ट्रीटमेंट? हाँ, मतलब आपकी कभी ऐसी थोड़ी पिटाई विटाई होती थी क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बहुत ऐसा बाहर जाने नहीं देंगे मुझे नीचे से। तो बाहर खड़े हैं वो 2 बाउंसर खड़े 3-4। मुझे मम्मी से तो हल्का फुल्का प्यार मिलता रहता था, मैं इसे प्यार ही मानता हूँ। एंड आई थिंक उस ज़माने में वो बिल्कुल ठीक था, पर आजकल तो कोई हाथ नहीं उठाता, विच इज़ मेरे ऊपर नहीं, मतलब हम लोग अपने बच्चों के ऊपर।
कोई हाथ नहीं उठाता मेरे ऊपर, पहले उठाता। नहीं सर, आपको अपने पापा से ऐसा डंडा ट्रीटमेंट नहीं मिला था कभी? जीवन में 1-2 बार। मुझे बस 1-2 बार ही मिला। ज़्यादा क्लोज किसके थे, पापा के या मम्मी के? आई थिंक मम्मी के। और अब सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हैं? आई थिंक दोनों के नाउ। अब तो दोनों ही बोलने पड़ेंगे ना। जब मैं सवाल पूछता हूँ, एक इंटरेस्टिंग सवाल है सर, और इसका आपको सोच के जवाब देना है कि अगर आपकी लाइफ में से कोई एक दिन डिलीट करना हो तो वो कौन सा होगा? तो आई रिमेंबर क्लास 8 में मैं स्कूल टूर पे गया था, दार्जिलिंग एंड नेपाल। और उस ज़माने में फ़ोन भी हम घर पे नहीं कर पाते थे क्योंकि एसटीडी कॉलिंग बहुत महंगी थी और लगते भी नहीं थे कॉल। मोबाइल ऑब्वियसली हमारे पास नहीं थे। तो 8 दिन बाद जब मैं लौट के आया स्कूल, तो मुझे मेरे घर से कोई लेने नहीं आया। मुझे मेरे एक नेबर भैया थे, विनायक भैया, वो लेने आए। तो मैंने पूछा आप क्यों लेने आए हो? बोले तुझे पता नहीं। मैंने कहा क्या नहीं पता? बोले तेरे डैड हॉस्पिटल में है। तो वहाँ से मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मेरे डैड को उससे एक दिन पहले एक एपिलेप्टिक अटैक आया था। तो वो दिन मेरी लाइफ का सैडेस्ट डे था। मतलब आई वॉज 12 years of age. I did not know how to deal with that. But I am thankful कि पापा 1-2 दिन में घर आ गए और एकदम ठीक है। और अगर कोई एक दिन रीलिव करना हो? स्वाति में हमने स्माइल दी सर, शादी का दिन बताना पड़ेगा आपको। I'll be very honest, मेरी बड़ी बेटी प्रशस्वी, when she was born in 2008, as a single happiest day, that was the day. आपको क्या लगता है सर कि आपका मतलब जो भी बुक्स आती है इंडिया में, ओसवाल बुक्स का सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? सी, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई अच्छा कंपटीशन नहीं है। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स आते हैं ना, वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं। वो चाहते हैं जो ओसवाल बुक्स ने अचीव किया 15 साल में, वो साल 2 साल में कर लें। और उसके लिए वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाले डिसीजंस लेते हैं। तो वो 2 साल में 90% लोग उसमें से मार्केट से बाहर हो जाते हैं। हम भी चाहते हैं कोई अच्छा कॉम्पिटिटर हो ताकि हम और बेटर हो सकें। सर, हाउ इज लाइफ बिफोर बिकमिंग रिच एंड आफ्टर बिकमिंग रिच? अब क्या बोलूं, पैसा ही इतना। सी, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ना मनी को जब मेरे पास नहीं था तब भी बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी, और आज अगर थोड़ा सा है तो भी बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। थोड़ा सा मनी हो और ताकि आप वो कर पाएँ जो आप चाहते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ मनी, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। उसका पैसे होने का फ़ायदा यही है कि आपको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े। पर अब मुझे लगता है जो रियल वेल्थ है वो टाइम है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है और वो हम बहुत बढ़ा नहीं सकते। हम 100 years अगर एक एवरेज लाइफ माने तो हमारे पास 2 बिलियन सेकंड होते हैं। अगर हमसे कोई पैसे मांगता है जो हमारा क्लोज नहीं है, हम उसे मना कर देते हैं। पर अगर कोई हमसे टाइम मांगता है, हम उसे फ्रीली दे देते हैं। आई हैव कम टू रियलाइज़ कि पैसे से बड़ी वेल्थ जो है वो टाइम है। तो नाउ आई प्रोटेक्ट माई टाइम विद क्लोज्ड आर्म्स। पैसा तो नुकसान भी हो जाता है, दोबारा आ जाता है। यू माइट अर्न मोर, यू माइट हैव सम लॉसेस, पर टाइम जो एक बार आपने स्पेंड कर दिया, तो वी हैव टू यूज़ दैट टाइम एंड स्पेंड दैट टाइम वेरी वाइजली। अगर आप किसी को 1 घंटा दे रहे हो, यू शुड लव दैट पर्सन। आप उनके साथ इन्जॉय करते हो तो उन्हें वो 60 मिनट दो। आपके रिश्तेदार आपको फ़ोन करते हैं पैसे मांगने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं? टाइम ले लो। नहीं, मैं टाइम अभी नहीं बोला देता। तो सही, टाइम ज़्यादा ही नहीं, तो वही तो मैं ज़्यादा प्रीशियस चीज़ दे रहा हूँ ना आपको। कोई ऐसा इंसिडेंट होता है आपके साथ में सर? सबके साथ होता है जी। जो आप हेल्प कर सकते हो कर दो, पर लेंड नहीं करना चाहिए। मतलब आप यू डोंट बिलीव कि उधार देना चाहिए? ओके। तो अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है, वी गिव इट एज अ गिफ्ट, बट वी डोंट लेंड मनी टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा, ऐसा क्यों सर? दोस्तों में तो लेंड कर दो तो वो गिफ्ट ही मान लेते हैं। दोस्तों में मेरे बहुत सारे सर ऐसे गिफ्ट मान चुके हैं, मैंने तो उधार मान के दिया था। आप भी गिफ्ट मान लीजिए, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। पर सर ऐसा क्यों? मतलब आप मतलब व्हाई डू यू थिंक सो? सर वरना आप जब वो पैसे वापस आने का वो रखते हैं तो वो पैसा भी शायद नहीं आए और वो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाए आपकी। अच्छा सर, एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लेते हैं मेरी एज 22 है ना, थोड़े हायर ऑडियंस के लिए, और मेरी महीने की सैलरी 80,000 रुपये। अब लेट्स से मैं रहता हूँ आइडियली पुणे में,
एक अच्छी सिटी में रहता हूँ, आपको क्या लगता है मुझे कितना पैसा एक्सपीरियंसेस पे खर्च करना चाहिए? ना बाय एक्सपीरियंस आई डोंट मीन कि मैं महंगा फ़ोन ले लूँ या महंगा लैपटॉप ले लूँ, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे आज की डेट में जब मैं यंग हूँ, बिफोर एनी कमिटमेंट्स, मैरिज हो गया कुछ भी हो गया, मुझे कितना पैसा एक्सपीरियंस पे खर्च करना चाहिए? मैं आपको इसको दूसरे सेंस में समझाता हूँ। आपको कुछ भी करना है, आप अपने आप से पहले ये पूछिएगा, जो मैं कर रहा हूँ अगर ये मैं किसी को ना बता पाऊँ और मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डाल पाऊँ तो भी क्या ये मैं करना चाहूँगा? ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने लिए करेंगे। प्रॉब्लम ये है आजकल 80% चीज़ें हम वो करते हैं जो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि मैंने ये किया। तो कुछ भी करने से पहले आपको पूछना चाहिए कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ लद्दाख और मैं ये इंस्टाग्राम पे नहीं डालूंगा, फेसबुक पे नहीं डालूंगा। डू यू स्टिल वांट टू डू इट? इफ़ येस, गो फॉर इट, स्पेंड योर हार्ड अर्न मनी देयर। अभी लद्दाख गए थे हम, फोटो तो डाले थे, पर वो नहीं डालते तो भी हम जाते हैं क्योंकि वहां तो नेटवर्क ही नहीं था बहुत। आप गए सर कभी लद्दाख? हाँ जी। बाइक से? नहीं जी, बाइक वहाँ पे हायर करी थी, गए फ्लाइट से थे। बाइक से जाते तो वो 7 दिन का ट्रिप फिर 11 दिन का हो जाता। नहीं हम भी मतलब वहां से ही लिए थे, बट आप पूरा घूमे बाइक से ही? हाँ जी, हाँ जी। वाह यार, किसके साथ गए थे आप? फ्रेंड्स, वाइफ, यस। वाइफ, फ्रेंड। इसकी तो मैं अलग से रील्स निकाल के मैडम को व्हाट्सएप करूंगा। चलो पॉइंट करके अब हम हमारा एक राउंड करते हैं सर, ठीक है? अब इस बार सर हम थोड़े अपग्रेड हो गए हैं। पिछले 2 एपिसोड में हमने ओसवाल की बुक से वो किया था, अभी भी ओसवाल की ही बुक से, बट दैट इज इंडियाज वो सर एक्चुअली नंबर वन। नंबर 1 सर आप शायद आपने शायद बुक्स के बारे में सुना नहीं होगा, एक फाइनल हसल नाम की बुक है, ठीक है? सुना तो होगा खैर, बट मैं अब तो आपकी बुक का नाम पूरे देश ने सुना है। हो क्या बात है सर, 100%। ये सबसे स्टार्टिंग में जाएगा एपिसोड के। चलो ऑल राइट। तो सर मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि ये जो क्वेश्चंस मार्क किए हैं ये आपकी ही की बड़ी बेटी ने किए हैं, तो इसको कट भी मत करना, बट म्यूट कर देना पार्ट को, ठीक है? तो सर हम बेसिकली इस राउंड में क्या करते हैं आपको बताता हूँ। इस राउंड में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एकेडमिक 9th और 10th से रिलेटेड, ठीक है? तो यू हैव टू गिव द आंसर्स, और आपके साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है बिकॉज यू आर सपोज टू नो लॉट ऑफ आंसर्स, ठीक है? और ये होंगे कहीं ना कहीं लिंक्ड, ये ऐसे ही हैं। मैं आपको 2 डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ। एक तो ओसवाल बुक्स जितनी बुक पब्लिश करता है मैं सारी अकेले नहीं प्रिपेयर करता हूँ, है ना? वी हैव अ टीम ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। सर बैठ के क्वेश्चन डाल, अरे वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर गलत था, उसका आंसर रुको आ रहा हूँ डिनर पे, एक क्वेश्चन रह गया है पूरा करने का। सेकेंडली मुझे 9th 10th पास करे 27 ईयर्स हो चुके हैं, तो अब देखते हैं मुझे कितना याद है। ठीक है, ये अथर्व का चमका मेरे पास कहाँ से आ गया? ये ले भाई तेरा चमका वो तू ले यार, मैं तो 2 चमके हैं, मैं अपना SST चमकाता हूँ, ठीक है? अरे ये तो सर आपने प्रशस्वी को क्या बोला? सबसे बेसिक क्वेश्चन मार्क कर देना मेरे लिए। ये क्या है, हु रोड वंदे मातरम? अरे मैं पूछता हूँ आपसे, आप बताइए, विच ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन? ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये तो सर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्या मार्क करा है देखो, दिया भी है मुझे मार्क करके। ये तो डिलाइटफुल क्वेश्चन है ये। You can talk hours मेरे and 3 hours. बच्चे हैं, रिप्रोडक्शन। भाई तो SST का पूछ। भाई रहने दे भाई, मैं नहीं पूछ रहा कुछ भी। पूछ। अरे यार सेवेज है भाई, बहुत ही खतरनाक। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एज A प्राइवेटाइजेशन, B ग्लोबलाइजेशन, C लिबरलाइजेशन, D कॉम्पिटिशन। ग्लोबलाइजेशन। पहले से बताए हुए हैं ये। एक मिनट रुको, मैं अब जो टिक नहीं मारा ना वो पूछूंगा मैं। व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? 1928, 1930, 1934, 1932। 1932। डडडन। कंप्यूटर जी सही है। अरे 10 रुपए। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल, वोल्ट, वॉट या किलोवाट आवर? किलोवाट आवर। ये ना ये मार्क करे मत पूछ। हाँ, अब मैं अलग पूछता हूँ। अलग पूछो आप, ये तो याद कर लिए मुझे ऐसा लगता है पहले से ही। लगता है आपने भी फाइनल रिजल्ट की कॉपी ऑर्डर की होगी अमेजोन से सबसे पहले। लगता है सर की प्रीबोर्ड्स में भी आया है सवाल। लगता है सर की प्रीबोर्ड्स में भी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? 1/3, 0.1, 3%, 17/16। 17/16। ये तो आसान था। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा सर। एक सवाल है सोशल साइंस नेशनलिज्म इन इंडिया से। हु रोड वंदे मातरम?
महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाल गंगाधर तिलक। बंकिम चट्टोपाध्याय। नाइस, करेक्ट। देश की बात आती है तो सर पीछे नहीं हटे। बहुत सही, बहुत सही। ग्रेट। लो ये दे दो वापस, वो कह रहे स्टॉक खत्म हो गया, आखिरी 3 बची है। भिजवा दो वापस। ऑल राइट, ठीक है सर। एक लास्ट में जाते आते एक सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस जो आप मतलब एज अ, आपकी एज अभी क्या होगी सर? 43। तो 43-year-old प्रशांत सर वुड लाइक टू गिव 15-year-old प्रशांत। जो आपकी ऑडियंस है 15-16 ईयर ओल्ड, उनको बहुत बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई में जो मार्क्स चाहते हैं वो नहीं आते, कुछ सिलेक्शन नहीं होता, स्पोर्ट्स में हार जाते हैं। वन कोट दैट हैज़ हेल्प्ड मी सेल थ्रू माई लाइफ एंड आई होल्ड इट वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई विश कि आपके स्टूडेंट्स भी याद रखें। विंस्टन चर्चिल ने कहा था ये, सक्सेस इज़ नथिंग बट गोइंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विथ नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। सक्सेस और कुछ नहीं है, सिर्फ एक फेलियर से दूसरे फेलियर तक आगे बढ़ते जाना है। हमारा एंथुसियाज्म कम नहीं होना चाहिए। हम लोगों को कई बार लगता है सक्सेस एक डेस्टिनेशन है, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप जर्नी पे चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, यू आर सक्सेसफुल। सर इस पूरी कॉन्वर्जेशन में आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्ड्स यूज़ किए, मतलब कुछ तो ऐसे थे जो हमको भी नहीं पता थे। तो ऐसा कोई एक आपका फेवरेट सा वर्ड बताइए जो मतलब जो लोगों को जाके सर्च करना है अभी और उसका मीनिंग याद रखना है हमेशा के लिए, वो कौन सा वर्ड होगा? सी, मेरा फेवरेट वर्ड जिसके हेल्प से मैं लाइफ जीता हूँ, दैट इज़ परसिस्टेंस, एंड आई वुड वांट योर ऑडियंस टू रीड मोर अबाउट दिस। परसिस्टेंस, ठीक है, सब जगह सर्च करना, गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अपनी ऑडियंस तो चैट जीपीटी वाले सारे, टेलीग्राम, टिकटॉक। परसिस्टेंस। ऑल राइट, विद दैट बीइंग सेड हम एंड करते हैं इस बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही मज़ेदार, फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ इनसाइट्स एपिसोड को। आई होप सर आपको मज़ा आया हमारे साथ बात करके, आया ना? प्लेजर वाज एब्सोल्युटली माइन, यस, थैंक यू। जाते टाइम सर गाड़ी करवा देना हमारी स्टेशन तक। स्टेशन से हम जनरल डब्बे में चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट विद आवर क्वेश्चंस एंड वी होप कि गाड़ी लगी होगी नीचे। बाकी एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया।